अगर हम 1974 के समय को देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक बेहद खौफनाक दौर से गुजर रही थी। मतलब महंगाई आसमान छू रही थी, शेयर बाजार लगातार औंधे मुंह गिर रहे थे। हाँ, चारों तरफ एक बहुत ही गहरी आर्थिक निराशा का माहौल था उस समय। बिल्कुल। और ऐसे समय में एक बहुत बड़े पेंशन फंड ने, जिसके कंधों पर हजारों रेलवे कर्मचारियों की जीवन भर की जमा पूंजी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी वित्तीय दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया। एकदम सही कह रहे हैं। मतलब सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स या सोने में निवेश करने के बजाय उन्होंने अपने खजाने से करीब 40 मिलियन पाउंड्स निकाले और उन्हें सीधे कैनवस पर बनी पुरानी पेंटिंग्स और कलाकृतियों पर लगा दिया। और देखिए, ये एक ऐसा कदम था जिसे उस समय के कई वित्तीय विश्लेषकों ने सरासर पागलपन करार दिया था। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का विषय यही घटना है। हाँ, और इसके बाद शुरू हुई एक पूरी नई इंडस्ट्री भी। बिल्कुल। हम द आर्ट ऑफ हेजिंग, ब्रिटिश रेल एंड ऑल्टरनेटिव फंड्स नामक स्रोत से मिली जानकारी का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब पारंपरिक निवेश के रास्ते बंद होने लगते हैं तो कैसे बड़ी संस्थाएं बिल्कुल अनजान और अनोखे विकल्पों की तरफ मुड़ती हैं। और ये भी कि इन प्रयोगों के पीछे किस तरह के खतरे काम करते हैं, क्योंकि ये कहानी निवेश की दुनिया को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, ब्रिटिश रेल पेंशन फंड का ये फैसला कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1974 में 40 मिलियन पाउंड्स एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब ये उनके कुल फंड का लगभग 3% था, जो कि किसी भी पेंशन फंड के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। वही तो। और एक सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि किसी भी पेंशन फंड का मुख्य काम स्थिरता देना होता है। अगर उस समय महंगाई उनके मुनाफे को खा रही थी तो उन्होंने रियल एस्टेट या किसी अन्य ठोस संपत्ति में निवेश क्यों नहीं किया? मतलब कला ही क्यों? क्या है ना, इसके पीछे उस दशक के आर्थिक हालात को समझना होगा। 70 और 80 के दशक में वैश्विक स्तर पर स्टैगफ्लेशन की स्थिति थी। स्टैगुलेशन मतलब जहां आर्थिक विकास रुका हुआ हो और महंगाई भी बढ़ रही हो। बिल्कुल सही। एक तरफ आर्थिक विकास शून्य था और दूसरी तरफ महंगाई दर दहाई के अंक को पार कर रही थी। बाप रे। हाँ, तो सोचिए, जब महंगाई 15% की दर से बढ़ रही हो तो सुरक्षित बॉन्ड से मिलने वाला 5% का रिटर्न असल में निवेशक को गरीब बना रहा होता है। हाँ, मतलब आपका पैसा हर दिन अपनी कीमत खो रहा है। एकदम सही। ऐसे में फंड को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी वैकल्पिक निवेश की सख्त जरूरत थी। और उसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में अचानक से एक बड़ा उछाल आ रहा था। अच्छा, तो पुरानी कलाकृतियों की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, और फंड के प्रबंधकों को लगा कि ये महंगाई को मात देने का एक अचूक तरीका हो सकता है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने कलाकृतियां खरीदी। स्रोत में एक बहुत ही अजीबोगरीब तथ्य छिपा है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, वो ऑक्शन हाउस वाली बात। बिल्कुल। इस पूरी खरीद फरोख्त के लिए ब्रिटिश रेल पेंशन फंड ने एक बहुत बड़े ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर से सलाह ली थी। और मजे की बात यह है कि उस ऑक्शन हाउस ने फंड को ये निवेश की सलाह बिल्कुल मुफ्त में दी थी। और हम सब जानते हैं कि वित्तीय दुनिया में मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता। वही तो। उस मुफ्त सलाह के पीछे एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। शर्त ये थी कि फंड अपना सारा पैसा, वो पूरी की पूरी 40 मिलियन पाउंड्स की रकम, केवल उसी ऑक्शन हाउस के जरिए खर्च करेगा। जो कि एक बहुत बड़ा हितों का टकराव है ना? मतलब इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक पुरानी विंटेज कार खरीदनी है। हाँ, और वो किसी कार डीलर के पास जाकर पूछता है कि कौन सी कार सबसे अच्छी रहेगी। डीलर कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन सलाह दूंगा, वो भी मुफ्त, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कार सिर्फ मेरी दुकान से खरीदनी होगी। बिल्कुल, ये तो सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, अगर उसी का मुनाफा इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी महंगी चीज खरीदते हैं, तो उसकी सलाह निष्पक्ष कैसे हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक आकलन है। शेयर बाजार या किसी भी रेगुलेटेड वित्तीय संस्था में इस तरह के हितों की टकराव को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। मतलब वहां तो लाइसेंस रद्द हो जाते हैं ऐसे मामलों में? बिल्कुल, लेकिन कला की दुनिया के नियम हमेशा से अलग रहे हैं। वहां कोई एक केंद्रीय नियामक संस्था नहीं थी जो इस बात की निगरानी करे कि ऑक्शन हाउस खरीदार के हित में काम कर रहा है या केवल अपना कमीशन बनाने के लिए कीमतें बढ़ा रहा है। मतलब सलाहकारी विक्रेता बन बैठा था। हाँ,
और ये उस बाजार का एक बहुत बड़ा ढांचागत दोष था। फिर भी अगर हम नतीजों पर नजर डालें तो लगता है कि ये जुआ काम कर गया उनका। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। स्रोत के अनुसार 1974 से 80 तक उन्होंने जमकर पिकासो, मोने जैसे कलाकारों की पेंटिंग्स खरीदी। और फिर 90 के दशक तक आते आते शायद फंड प्रबंधकों को इस व्यवस्था के जोखिम समझ आने लगे, तो उन्होंने धीरे धीरे इन कलाकृतियों को बेचना शुरू कर दिया। और जब 99 में उन्होंने अपना अंतिम हिसाब किया तो उन्हें इस पूरे निवेश पर हर साल औसतन 11% का रिटर्न मिला था। और मैं बता रही हूँ, उस भयानक आर्थिक मंदी वाले दौर को देखते हुए 11% का सालाना रिटर्न ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। बिल्कुल, इसने तो पारंपरिक निवेशकों के पोर्टफोलियो को काफी पीछे छोड़ दिया था। एकदम सही। तो अगर मैं एक वॉल स्ट्रीट का बैंकर हूं और मैं देखता हूं कि एक पेंशन फंड ने बिना किसी नियम कानून वाले बाजार में कलाकृतियां खरीदकर इतना भारी मुनाफा कमाया है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि मैं भी इसे एक बिजनेस मॉडल में बदल दूं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो क्या इसी सोच ने आर्ट फंड्स को जन्म दिया? हाँ, आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ब्रिटिश रेल पेंशन फंड की इस सफलता ने वित्तीय दुनिया के दिग्गजों की आंखें खोल दी। उन्हें लगा कि कला केवल अमीर लोगों के शौक की चीज नहीं है, बल्कि यह एक एसेट क्लास बन सकती है। यहीं से एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जिसे हम आर्ट फंड्स कहते हैं। और स्रोत में इन आर्ट फंड्स के काम करने के तरीके को भी बहुत बारीकी से समझाया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं है जहां कोई आम नौकरी पेशा व्यक्ति पैसा लगा सके। बिल्कुल नहीं, ये मुख्य रूप से हेज फंड्स की तर्ज पर बनाए गए थे। मतलब ये फंड्स अनरेगुलेटेड होते हैं, सरकार का इन पर कड़ा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए नियमों के अनुसार इनमें केवल बहुत अमीर निवेशक ही पैसा लगा सकते हैं। हाँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि चूंकि इन फंड्स में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, तो केवल वही लोग इसमें निवेश करें जो अपना सारा पैसा डूब जाने की स्थिति को बर्दाश्त कर सकें। सही बात है, लेकिन जोखिम से ज्यादा मुझे इन फंड्स का फीस वाला हिस्सा बहुत हैरान करता है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये आर्ट फंड्स आमतौर पर हर साल 1 से 3% तक की मैनेजमेंट फीस लेते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल, मुनाफे का हिस्सा भी तो है। हाँ, जब फंड की अवधि पूरी होती है और कलाकृतियों को मुनाफे पर बेचा जाता है, तो उस मुनाफे का 20% हिस्सा भी फंड मैनेजर अपने पास रख लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। वही तो, ये फीस का ढांचा इतना अधिक क्यों है? अगर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए तो वहां तो मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। आखिर एक पेंटिंग को खरीद कर रखने में इतना क्या खर्चा आ रहा है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कलाकृतियों का प्रबंधन डिजिटल शेयरों के प्रबंधन से बहुत अलग होता है। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो बस एक सर्वर पर डिजिटल रूप में दर्ज हो जाता है, रखरखाव लगभग शून्य है। लेकिन जब एक आर्ट फंड लाखों डॉलर की पेंटिंग खरीदता है तो उसे रखने के लिए जिनेवा या लंदन के फ्री पोर्ट्स में विशेष तिजोरियां किराए पर लेनी पड़ती हैं। अच्छा, मतलब भौतिक सुरक्षा और सब कुछ। हाँ, और सिर्फ सुरक्षा नहीं, इन तिजोरियों में तापमान और नमी को 24 घंटे एक समान रखना पड़ता है ताकि कैनवस खराब ना हो। बाप रे, ये तो बहुत खर्चीला होगा। बिल्कुल। इसके अलावा करोड़ों की कलाकृति के लिए हर साल लाखों डॉलर का बीमा प्रीमियम भरना पड़ता है। फिर समय समय पर कला विशेषज्ञों को बुलाकर ये जांच करवानी पड़ती है कि पेंटिंग असली है या नहीं, उसकी स्थिति कैसी है। तो ये सारे खर्चे उसी 1 से 3% की फीस से निकलते हैं? जी, ये सभी भौतिक खर्चे उसी मैनेजमेंट फीस से निकाले जाते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। और रखरखाव का ये भारी भरकम खर्च इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि कला बाकी संपत्तियों से कितनी अलग है। बिल्कुल। मतलब शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू या कहें तो आंतरिक मूल्य होता है। एक जूता बनाने वाली कंपनी के पास कारखाने हैं, मशीनें हैं, कर्मचारी हैं जो लगातार कुछ उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, जो जूते बना रहे हैं और बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर कल को शेयर बाजार बंद भी हो जाए तब भी वो कंपनी कुछ ना कुछ वास्तविक मूल्य पैदा कर रही है। लेकिन कला का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। वही, एक तिजोरी में बंद लाखों डॉलर की पेंटिंग कुछ भी उत्पादन नहीं कर रही है, वो सिर्फ वहां रखी हुई है। और यहीं पर ग्रेटर फूल थ्योरी का सिद्धांत लागू होता है। ग्रेटर फूल थ्योरी? हाँ, कला के मामले में किसी भी पेंटिंग की कीमत सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने के लिए कितनी अधिक कीमत चुकाने को तैयार है। मतलब अगर कोई उसे खरीदने वाला नहीं है तो उस कैनवास और रंग की असल कीमत कुछ 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। एकदम सही। और ये बात हमें वापस उसी हितों के टकराव वाले मुद्दे पर ले आती है
जिसे हमने शुरुआत में देखा था। हाँ, स्रोत भी इस बात को स्पष्ट करता है कि आज के समय में भी कई आर्ट फंड्स को चलाने वाले लोग खुद कला सलाहकार या आर्ट डीलर होते हैं। जो कि बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि जो व्यक्ति यह तय कर रहा है कि बाजार में कौन सी कलाकृति की कीमत बढ़नी चाहिए, वही व्यक्ति उस कलाकृति को बेचकर मुनाफे का 20% हिस्सा भी अपनी जेब में रख रहा है। हाँ, ये पूरी व्यवस्था ही शक के घेरे में आ जाती है। देखिए, ये एक ऐसी ढांचागत खामी है जिसे ये उद्योग अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया है। जब एक ही व्यक्ति बाजार का विश्लेषक भी हो और उसी बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी, तो निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। तो अगर इस पूरे ढांचे में इतनी सारी खामियां थीं, रखरखाव का खर्च इतना ज्यादा था और कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं था, तो ये व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों नहीं गई? ढह ही ना, एक ऐसा समय आया जब इस थ्योरी का असली इम्तिहान हुआ। आप 2008 के उस दौर की बात कर रही हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, या कहें द ग्रेट रिसेशन, इस उद्योग के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उस समय तक तो आर्ट फंड्स काफी लोकप्रिय हो चुके थे ना? हाँ, स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि 2008 के आसपास जब पारंपरिक शेयर बाजार डगमगाने लगे थे, तब बाजार में लगभग 50 नए आर्ट फंड्स शुरू हुए थे। अरे वाह, मतलब भारत में भी कुछ नए आर्ट फंड्स ने निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की थी उस समय? जी हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्तीय बाजार में एक मिथक ने जड़ें जमा ली थी। कौन सा मिथक? इन हेज है, मतलब अपने निवेश को ढाल देना। जिस तरह लोग मानते हैं कि शेयर बाजार गिरने पर सोने की कीमत बढ़ती है। हाँ, तो लोगों को लगा कि कला का बाजार भी शेयर बाजार से स्वतंत्र है। बिल्कुल, निवेशकों को ये भरोसा दिलाया गया था कि भले ही वॉल स्ट्रीट में हाहाकार मचा हो, उनके आर्ट फंड में रखी पिकासो की पेंटिंग उन्हें भारी नुकसान से बचा लेगी। लेकिन 2010 आते ये मिथक पूरी तरह से टूट गया है ना? हाँ, वे जो 50 नए फंड शुरू हुए थे, उनमें से ज्यादातर हमेशा के लिए बंद हो गए और निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। मुझे यहाँ एक बात समझनी है। अगर हम इन फंड्स के काम करने के तरीके को देखें, जी। तो इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है। हाँ, मतलब निवेशक एक तय समय से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मान लीजिए 2001 या 2002 में कुछ आर्ट फंड शुरू हुए, जिनकी अवधि 7 साल थी। तो नियम के अनुसार 2008 में जब वे फंड मैच्योर हुए, तो फंड मैनेजर्स कानूनी रूप से बाध्य रहे होंगे कि वे उन सभी कलाकृतियों को बाजार में बेचें। बिल्कुल, ताकि निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। लेकिन 2008 में तो पूरी दुनिया में क्रेडिट मार्केट फ्रीज हो चुका था। उधार का बाजार तो पूरी तरह से जम गया था। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। फंड मैनेजर्स के पास अपनी कलाकृतियों को नीलाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वे अपनी करोड़ों डॉलर की पेंटिंग्स लेकर बाजार में गए, तो वहां कोई खरीदार मौजूद ही नहीं था। मांग अचानक से शून्य हो गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर आम आदमी की नौकरियों पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, जो हेज फंड्स चलाते हैं, जो इन ऑक्शंस में बोलियां लगाते हैं, क्या उनकी तिजोरियां भी रातों रात खाली हो गई थी? मतलब अरबपतियों ने कला खरीदना क्यों बंद कर दिया? मेरी समझ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब लिक्विडिटी या नकद पैसे की उपलब्धता में छिपा है। नकद पैसा मतलब कैश? हाँ, अरबपतियों की संपत्ति नकदी के रूप में उनके बैंक खातों में नहीं पड़ी होती। उनका पैसा उनके व्यापार, संपत्तियों और शेयरों में लगा होता है। अच्छा, तो जब सब कुछ गिर रहा था तो उनका कैश भी फंस गया? बिल्कुल। जब 2008 में वैश्विक स्तर पर क्रेडिट फ्रीज हुआ, यानी बैंकों ने एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया की नकदी सूख गई। ऐसे अनिश्चित माहौल में बड़े से बड़ा अरबपति भी अपनी बची खुची नकदी को किसी पेंटिंग में फंसाने के बजाय अपने व्यापार को डूबने से बचाने में लगा रहा था। तो इस लिक्विडिटी की कमी ने कला बाजार की कमर ही तोड़ दी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कला कोई सुरक्षित हेज या ढाल साबित नहीं हुई। मतलब जब अर्थव्यवस्था गिरी तो नकदी की कमी के कारण कला का बाजार भी औंधे मुंह गिर गया? एकदम सही। स्रोत में लंदन के एक मशहूर ग्रुप फाइन आर्ट ग्रुप का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो हिस्सा। इस समूह के शुरुआती फंड्स में से एक का उदाहरण बहुत ही आंखें खोलने वाला है। उस फंड ने अपनी अवधि पूरी होने पर निवेशकों को केवल 5% का कुल रिटर्न दिया। सिर्फ 5%? हाँ, सोचिए, इतनी लंबे समय तक अपना पैसा फंसा कर रखने,
इतनी भारी भरकम फीस चुकाने और इतना बड़ा जोखिम लेने के बाद केवल 5% का रिटर्न मिलना वित्तीय दुनिया में एक बहुत बड़ी विफलता माना जाता है। बिल्कुल। तो 1974 में ब्रिटिश रेल पेंशन फंड के उस सफल प्रयोग से लेकर 2008 की भयानक विफलता तक इस पूरी यात्रा को समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, बड़ी संस्थाएं जैसे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक और यहाँ तक कि 2008 से पहले के कुछ भारतीय बैंक भी इन आर्ट फंड्स में कूद पड़े थे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, लेकिन स्रोत का एक हिस्सा ये भी कहता है कि आज के समय में भी कई बड़े और समझदार निवेशक आर्ट फंड्स में अपना पैसा लगा रहे हैं और वे अपने रिटर्न से खुश हैं। ये विरोधाभास क्यों? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें समय के नजरिए से देखना होगा। मतलब? अगर हम शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार की बात करें तो उनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। हमने उन्हें विश्व युद्धों, महामारियों और दर्जनों आर्थिक मंदियों से गुजरते हुए देखा है। सही बात है। इसलिए हमारे पास उनके प्रदर्शन का सटीक आकलन करने के लिए पर्याप्त डेटा है। लेकिन आर्ट फंड्स अभी भी वित्तीय दुनिया में बच्चे के समान हैं। इनका इतिहास कुछ ही दशकों का है। यानी हमारे पास अभी तक इतने आर्थिक चक्र का डेटा ही नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि आर्ट फंड्स हमेशा के लिए एक बुरा विचार है। एकदम सही। केवल 2008 के उस एक भयानक मंदी वाले दौर के आधार पर हम इस पूरी इंडस्ट्री को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। हो सकता है कि भविष्य में जब ये उद्योग थोड़ा और परिपक्व हो जाए और इसमें रेगुलेशन बेहतर हो जाए तो ये डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा तरीका साबित हो। इसे अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अभी और समय चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है और ये हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। कैसी सीख? कि बाजार में हर रोज कोई ना कोई नया और चमकता हुआ निवेश का विकल्प सामने आता है जो दावा करता है कि पारंपरिक तरीके पुराने हो चुके हैं। हाँ, ये तो अक्सर होता है। लेकिन जब तक हम उस नए विकल्प के पीछे के विज्ञान, उसके काम करने के तरीके और उसके जोखिमों को पूरी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक उसमें आंख मूंदकर छलांग लगाना समझदारी नहीं है। किसी भी नई चीज को परखने में वक्त लगता है। बिल्कुल। जानकारी, सही विश्लेषण और धैर्य, यही 3 चीजें किसी भी निवेशक को बड़ी नुकसान से बचा सकती हैं, चाहे वो शेयर खरीद रहा हो या किसी महान चित्रकार की पेंटिंग। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहता हूं जो हमारे आज के विषय से ही निकला है, लेकिन हमें सोचने की एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? हमने आज विस्तार से बात की कि कला या आर्ट की कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य नहीं होता। इसकी पूरी कीमत सिर्फ इस बात पर टिकी है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसे किस नजर से देखती है। हाँ, और बाजार में उसकी कितनी मांग है, ये कला बाजार का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो जरा सोचिए कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संपत्तियों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। सही कह रहे हैं। जब एआई कुछ ही सेकंड्स में ऐसी शानदार कलाकृतियां बनाने लगेगा जिन्हें इंसान के बनाए चित्र से अलग करना मुश्किल हो, या जब ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल एसेट्स जैसे कि एनएफटी नई पीढ़ी के लिए स्टेटस सिंबल बन जाएंगे, मेरा मतलब है तब तो कला की वो सदियों पुरानी परिभाषा ही बदल जाएगी ना। बिल्कुल। तकनीक का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, ये उसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हाँ, अगर कला का सारा मूल्य सिर्फ धारणा या परसेप्शन पर आधारित है, तो ऐसे में उन आर्ट फंड्स का क्या होगा जिनके पास जिनेवा की बंद तिजोरियों में सदियों पुरानी कैनवास की पेंटिंग्स रखी हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना? जब नई पीढ़ी का नजरिया ही पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा, तो क्या तब भी उन भौतिक कलाकृतियों की वही मांग रहेगी? ये कहना मुश्किल है। क्या भविष्य का कोई निवेशक एक साधारण कैनवास और रंग से बनी पेंटिंग के लिए करोड़ों डॉलर चुकाने को तैयार होगा, या फिर उनका आर्ट फंड केवल कुछ डिजिटल कोड्स और एल्गोरिदम्स का एक संग्रह बन के रह जाएगा? देखिए, ये भौतिक संपत्ति बनाम डिजिटल मूल्य की एक ऐसी बहस है जो आने वाले दशकों में निवेश की पूरी दुनिया को फिर से परिभाषित कर सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बदलाव ही एकमात्र सच है। सही बात। क्योंकि जो चीजें आज हमें बहुत मूल्यवान लगती हैं, तकनीक और समय के साथ उनके मायने पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इसी विचारोत्तेजक सोच के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। जी। ज्ञान और नई जानकारियों के इस सफर को जारी रखिए। वित्तीय दुनिया के किसी और दिलचस्प और अनसुलझे विषय के साथ हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे।